कहते हैं ना कि हमेशा जीवन में हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमें मजा आ रहा हो। तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था और जिसमें मुझे मजा आता है। तो अब जब आपको किसी काम में मजा आता है, अब जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको इंटरव्यू लेने में मजा आता है, तो आप चाहेंगे तो 3 दिन तक इंटरव्यू लेते ही रहे, आप उठेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि ये आपका पैशन है। पैशन है, इस तरीके के टॉक शो में लोगों से बातें करना या लोगों के बारे में लोगों तक पहुंचाना, वो एक पैशन जो है वो मोटिवेटेड रखता है कि यार 100% मुझे ये सर। करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम 2-2, 3-3 रातें, 4-4 रातें सो नहीं पाते हैं, हाँ, बिना खाए पिए सोए ट्रैवल करते कर हैं। रहे हैं, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, हाँ, हर एक शो में 3-3, 4-4 घंटे परफॉर्म करना। जब शूटिंग करते हैं तब ऐसा होता है कि 12 घंटे शूटिंग करने के बाद उसी दिन अगर शाम को आपका कोई शो बुक है तो वहां भाग के जाके परफॉर्म करना है। बिल्कुल। तो तभी वो पता है जब कमिटमेंट्स हैं और एक पैशन है कि यार ये काम तो करना ही है। आप बिल्कुल, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फिर बैलेंस हो पाती हैं फैमिली और अगर सब चीजें सब कभी कभार गुपअप्स हो जाते हैं, लेकिन वही है कि कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करते हो तो कायनात जुड़ जाती है। बिल्कुल। शाहरुख खान साहब की फिल्म का एक डायलॉग है बहुत। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। और आमतौर पर ये देखा गया है कि यार किसी के भी पिता जो है वो नहीं चाहते यार बेटा एक्टर बने या किसी और फील्ड में, उनको ये रहता है पढ़ाई करो, ट्रू, कि डॉक्टर इंजीनियर सीए यही चाहते हैं, लेकिन आपके पिता ने आपको एक्टर बना दिया। क्या थी वो कहानी और कैसे शुरुआत हुई? एक बिल्कुल सही कह रहे हैं। आमतौर पे क्योंकि हम लोगों का आर्ट एंड कल्चर का फील्ड, चाहे एक्टिंग हो चाहे वोकल हो, कुछ ऐसा होता है कि हमेशा से इस फील्ड को थोड़ा सा अनसिक्योर माना गया कि आगे जाके बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। इससे अच्छा है कि नौकरी कर ले, पढ़ाई कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पिताजी भी चूंकि रंगमंच से थे, थिएटर करते थे। हाँ थिएटर, उन्होंने बहुत साल बड़ी शिद्दत से थिएटर किया, तो बचपन से एक इंस्पिरेशन, वो जो बीच था अभिनय का या एक्टिंग का या इस फील्ड में आने का, वो वहीं से मिल गया था। और मुझे जहां तक याद है मेरे पापा ने कभी इंटरप्ट किया ही नहीं कि तू क्या करना चाहता है या ये नहीं करना है या ये क्यों कर रहा है या ये छोड़ कुछ और करना चाहिए। हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्हें पोटेंशियल लगा हो कि नहीं मैंने किया है तो ये भी कर लेगा, या उन्हें ये लगा हो कि हमारे समय का दौर अलग था जहाँ अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी, आने वाले समय में ज्यादा होंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो कैसे भी करके अगर ईमानदारी से मेहनत से शिद्दत से करेगा तो सर्वाइव कर ही लेगा। तो इंस्पिरेशन तो इस ट्रू कि पिताजी से मिली। लेकिन शुरुआत जो है आपने कहा कि आप बचपन से जो है पिताजी के साथ जाते थे, थिएटर करते थे, लेकिन बाद में आप आरजे बन गए। क्या थी वो कहानी? कैसे, क्यों आरजे क्यों बन गए? बहुत लंबा अरसा, मैंने तकरीबन 10-12 साल रंगमंच को बहुत शिद्दत से दिए जी। अपने इनिशियल डेज जो है वो बहुत शिद्दत से दिए। फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा, तब तक समय बदल गया, फ्रिक्वेंसी मीडिया, प्राइवेट रेडियो स्टेशंस आने लग गए, बहुत सारे टीवी चैनल्स आ गए, इवेंट्स, एक्टिवेशन, ऐसे ऐसे नए वर्ड्स आ गए, डिस्कवर हो गए, बहुत काम होना शुरू हो गया, नई फील्ड आनी शुरू हो गई। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि वो जो एक रूटीन प्रोसेस था रंगमंच का कि रिहर्सल्स, इसके बाद नाटक चाहे आपके शहर में है दूसरे शहर में घूमना, उससे इधर जो समय बच रहा था, तो मुझे लगा कि क्या करूं। तो अचानक से उस जमाने में नए नए रेडियो स्टेशन आए थे, तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो प्रायोरिटी पे ले लिया गया, क्योंकि एक नाटक का आदमी पहले से जो थिएटर कर रहा है उसका वोकल बढ़िया होता है, उसका मॉड्यूलेशन अच्छा होता है, उसका कंटेंट पे पकड़ होती है, उसका लहजा, बोलने चलने का तरीका ये थोड़ा, और रेडियो को ये चाहिए था। तो मुझे खटाक से वो अपॉर्चुनिटी मिल गई रेडियो की। और फिर जब मैं रेडियो में रहा तो बहुत डिस्कवर हुआ, मतलब रंगमंच अपने आप किया, अपने आप को बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिली यार। बहुत जैसे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं रेडियो के उस 5 सालों के दौर में हजारों मेहमानों के इंटरव्यूज लिए, तो हर रोज एक नए सब्जेक्ट, एक नए विषय के एक्सपर्ट के साथ जब आप बैठे होते थे तो उनसे जानने को मिलता था, सीखने को मिलता था। तो रेडियो ने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में। बट रेडियो एक ऐसा फील्ड था जहाँ आदमी दिखता नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। उसका अपना एक मैजिक है, वो भी बहुत कमाल की चीज है कि आपको लिसनर्स सुनते हैं, आप लिसनर्स के पसंद के गाने सुनाते हैं, उनकी पसंद का कंटेंट उनके साथ शेयर करते हैं,
उनकी ज़रूरत के मुताबिक इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन एक आवाज़ होती है। आवाज लेकिन जब जब भी हम बाहर जाते थे एक्टिवेशंस के लिए या स्टूडियो से बाहर जब भी आते थे और जब लोगों से मिलते थे कि अच्छा आप ही शैलेंद्र हैं, तो आवाज में चेंजेस होते थे, बदलाव, क्योंकि जो रेडियो में जो पूरा एक सेटअप सिस्टम होता है तो उसमें आवाजें थोड़ी क्वालिटी जब जब वो रेडियो स्टूडियो से बात माइक के थ्रू निकलने के बाद रेडियो से जब बाहर निकलती थी तो थोड़ा सा तो फर्क लगता ही था, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फर्क तो नहीं होता। तो आपको कहीं ना कहीं लगा है कि यार अब लोग पहचान रहे हैं, लेकिन आवाज सुन रहे हैं, आवाज के थ्रू पहचान रहे हैं। बिल्कुल। तो वो क्या पॉइंट था जब आप टीवी की तरफ चले गए, फिर आपको लगे यार लोग मुझे देखेंगे? तो ये था कि यार जो पिताजी के साथ जो थिएटर किया, बचपन में जो थिएटर किया, अब मुझे जो है टीवी पर आना चाहिए, या मैं सीरियल करना चाहता हूँ, फिल्में करना चाहता हूँ। देखिए, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका रीजंस तो यही थे, लेकिन इससे भी बड़ा रीजन दैट इज आई फेल्ट कि हुआ क्या कि नाटकों के दौर में हम एक्सप्लोर करते थे, पूरे हिंदुस्तान भर में घूमते थे, नाटकों के प्रदर्शन हुआ करते थे अलग शहरों में, अलग अलग भाषाओं के भाषाई नाटक और नाटककारों से मिलना होता था, उनके अभिनेताओं से मिलना होता था। रेडियो में कुछ सालों में मुझे लगा कि मैं एक 10 बाई 10 के कमरे में बंद गया हूँ। कितने साल किया आपने रेडियो? रेडियो में तकरीबन 5.5 साल रेडियो में रहा। अच्छा। तो मुझे लगा कि इनिशियल डेज ट्रेनिंग में निकल गए, फिर उसके बाद तकरीबन 5 साल तक मैं रेडियो पे बोला। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और बाहर निकल के फिर से एक बार एज एन एक्टर जो है वो, क्योंकि रेडियो में जितना आसान जब आप रेडियो में नहीं होते हो तो वो जॉब या वो प्रोफाइल या वो काम आपको लगता है उतना आसान था नहीं। तकरीबन हर रोज के 15 से 16 घंटे रेडियो में आपको काम करना होता था। 15 से 16 घंटे काम करना, क्योंकि वो एक 4 घंटे के शो के लिए शो की प्रेप करनी है आपको, शो खत्म होने के बाद अगले दिन के शो का प्रेप करना है, अगले दिन का जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है उससे संबंधित लोगों के इंटरव्यूज लेने हैं, फैक्ट्स निकालने हैं, इंटरव्यूज निकालने हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि 4-5-10 घंटे रेडियो में करेंगे, बाकी टाइम में रिहर्सल करेंगे, अपने नाटक करेंगे, लेकिन मेरा पूरा समय, पूरा दिन जो है वो रेडियो में स्पेंड होने लगा। ये कौन सी ईयर की बात होगी जब आप? अराउंड आई जॉइंड रेडियो इन 2009 एंड ऑफ द ईयर एंड आई लेफ्ट रेडियो इन 2015। सो 10 से 15 ये जो 5 सालों का सफर रहा रेडियो का। नया नया दौर था, जोधपुर जैसे शहर में नए रेडियो स्टेशन आए ही थे, बहुत क्रेज था, आज भी है रेडियो का क्रेज और रहेगा ये तो, लेकिन चूंकि वो नई चीज थी अचानक से, तो एक कमाल का क्रेज था जोधपुर शहर में। तो काम करने का मजा भी हमें आ रहा था, लोग मिलते थे दिन भर। हर शानदार जी, कल आपने वो बोला बहुत बढ़िया लगा, कल आपने वो जो गाना सुनाया वो बहुत बढ़िया था, कल आपने वो जो बात बताई वो बहुत बढ़िया थी, वो हमारे काम की थी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसा प्राउड फील होता था कि चलो और के लिए कुछ कर पा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू अगेन टीवी पे आना है या फिल्म करनी है, वो करना है। तो फिर मैं लेफ्ट रेडियो एंड वेंट टू दी मुंबई, फिर मैं बॉम्बे चला गया 2015 में करीब। 2016 में मैं बॉम्बे चला गया। 4-5 महीने फिर से यहीं रहकर मैंने नाटकों में फिर से री एनर्जाइज किया अपने आप को। बॉम्बे में थिएटर किया आपने? नहीं, बॉम्बे में थिएटर नहीं किया मैंने। बॉम्बे जाते ही स्टार्टेड एज एन एक्टर, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया जाते। मुझे फ्लाइंग जेट पहली फिल्म मैंने की, बिल्कुल। फिर उसके बाद कृष्णा सीरियल मिल गया, तो अराउंड कोई 2 साल तक वो सीरियल चला एनटीवी पर। तो क्या थी वो, कहाँ, मतलब कैसे मिला था? जो पहला प्रोजेक्ट था, जो पहली फिल्म थी जिसने थोड़ी पहचान भी दिलाई, लोग जानने लग गए। पहली फिल्म चूंकि मैं बॉम्बे पहुंच गया था, एक फिल्म जो है वो फ्लाइंग जेट करके टाइगर श्रॉफ की एक बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली थी, उसका एक हिस्सा राजस्थान शूट होना था। अच्छा। तो बॉम्बे में दे स्टार्टेड कास्टिंग टीम जो है वो कि भी राजस्थान का कोई एक्टर हो जो राजस्थानी फेस लगता हो, क्योंकि वो विलन है फिल्म का, महेंद्र सिंह राणा करके। तो मेरे एक मित्र हैं, उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था प्रोडक्शन हाउस में। तो जब उन्हें पता चला कि राजस्थान बड़ी फिल्म शूट होने के लिए आ रही है, उनको एक एक्टर चाहिए जो कि विलन है, एक अच्छा खासा कैरेक्टर है, देन उन्होंने कहा कि यार हमारे राजस्थान के एक्टर हैं, अभी बॉम्बे में ही है, लेट्स उनका ऑडिशन लेते हैं। तो इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वहाँ से। वो फिल्म करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, क्योंकि आप बॉम्बे जाते ही अगर आपको काम मिल जाता है तो शहर आपको कॉन्फिडेंस दे देता है कि नाउ स्टे हियर एंड स्ट्रगल। हाँ, कि तो मैं और मिलने वाला है और बिल्कुल। और पीछे मुझे दूसरा शो, अब फिल्म खत्म, शूटिंग हो गई, फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद
ऑडिशंस वहाँ का एक प्रोसेस है, रोज आपको ऑडिशन देने के लिए जाना होता है। ऑडिशन कैसे पता चलता है, कैसे मिलते हैं लोगों को, कहाँ अब से? तो बहुत हाईटेक हो गया। अब आजकल व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोशल तब क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, सोर्सेस थे? एप्लीकेशंस है। उस समय भी ये सोर्सेज तो आ चुके थे, मुझे हाँ। भी व्हाट्सएप पे ही पता चला कि ऐसा ऐसा एक ऑडिशन होने वाला है, हाँ। एक नया शो आ रहा है, माइतो शो। हम्म, सो जिस जगह पे ऑडिशन था हम अंधेरी में वहाँ पहुंचे, ऑडिशन दिया। बिल्कुल। ऑडिशन देने के बाद आप निकल जाते हैं। एक्टर का एक रूटीन प्रोसेस होता है कि वो ऑडिशंस पे ऑडिशन ऑडिशंस देता है। अचानक से 2-3 दिन बाद फोन आता है हम्म, और कहते हैं कि उस कैरेक्टर के लिए आपको एक बार फिर से री ऑडिशन करना है। तो एक आस बंदी किया, चलो कि और बारीकी से जो है हाँ, तो audition फिर एक और वापस उस होगा। कैरेक्टर के लिए ऑडिशन लिया गया। और फिर 3-4 दिन बाद फिर फोन आता है कि आपकी डेट्स कब कब की फ्री हैं। हम्म, तो अब वो एक्टर जो नया बॉम्बे पहुंचा है वो मन में कह रहा है फ्री हैं आप, तो बताओ साहब। तो मुझे याद है मैंने अपना पहले शो का एग्रीमेंट रात 11:30 बजे किया था। पहले शो का एग्रीमेंट। पहला शो कृष्णा जो कि बड़ा शो था, उसका एग्रीमेंट मैंने रात 11:30 बजे एग्रीमेंट साइन किए थे। और इस तरीके से फिर आप जब 2 साल कोई डेली सोप करते हो, सीरियल करते हो, तो हर रोज नए एक्टरों से मुलाकात होती है, कैरेक्टर टेक्नीशियन बदलते से हैं। मुलाकात होती है, कहानी में स्लॉट्स आते रहते हैं, तो नए एक्टर्स आते हैं, नई कहानी, नए किरदार आते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस दिया और शो ने वो सिखाया भी बहुत कि अब जब आप बॉम्बे आ गए हो तो अब आपको सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर सेट लगा हुआ है, कैसे आना है, कैसे जाना है, रास्ते कौन से हैं, कितने बजे निकलोगे, आपकी समय पर पहुंचना। समय पे पहुँच पाए। तो वो शो 2 साल चला मेरा। ये बात कितनी सही है जो मैंने सुनी है कहीं कि वो एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी इमेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, यार ये एक्टर है, कोई है, कहीं से आया है, और उस इमेज सर्कुलेट किसी डायरेक्टर के पास पहुंची और उस वजह से सीरियल, कृष्णा सीरियल शायद मिला। ये बात हमने कहीं सुनी थी। नहीं, ये कृष्णा सीरियल के लिए नहीं, ये मैंने अभी हाल ही में एक फिल्म शूट की है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। और वेब सीरीज मैंने की थी, तो ये उस पर लागू होती है। वो बड़ा शो है, जल्दी रिलीज होने वाला है। वो शो में स्टार कास्ट है बहुत बड़ी और उसमें मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अच्छा। सो जिस कास्टिंग हब, जो कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कास्टिंग हब है, जहाँ से वो मैसेज आया था वहाँ मैं कभी गया नहीं, कभी मैंने मैसेज ना तो मैंने ऑडिशन दिया। तो उनकी टीम मेंबर ने कहा था कि आपकी फ़ोटो हमारे पास कहीं से आई हुई थी और ये लुक आपका जो है हमारे इस फिल्म के इस कैरेक्टर को मैच करता है। मैच कर रहा है, तो तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी, मैं जोधपुर था, अपने ऑफिस में बैठा था, काम कर रहा था, और अचानक से फ़ोन आया कि आप कल मुंबई पधारो। तो फिर मैं अगले, क्योंकि मैं चूँकि एक पाँव यहाँ रहता है, एक पाँव बॉम्बे रहता है, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब लोग यहाँ हैं, तो मैं अगले दिन ट्रेन पकड़ के बॉम्बे पहुंच गया। ऑडिशन हुआ और फाइनल हो गया। और फिर बाद में पता चला जब सेट पे पहुंचा कि इतना बड़ा शो है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें, और आप भी उसका हिस्सा हो। तो इट वाज एन बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड वी आर वेटिंग फॉर दैट, वी आर वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ। कब तक है वो रिलीज, हम आपको देख वो 2023 में होने वाली, 2023 में होने वाली थी। आई होप सो कि 2024 में वो हो जाए, क्योंकि काफ़ी बार बड़े शोज़ के प्लेटफॉर्म्स या उस कंटेंट को रिलीज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा शो है तो शायद उसी में समय लग रहा। बिल्कुल। तो फिर टच छूट की जल्दी आ जाए। आपने जो है सब शुरुआत जो है बचपन में तो जो है थिएटर आर्टिस्ट से करी, फिर आप आरजे बन गए, फिर आपने जो है सीधा फिल्म करी, फिर आप जो है एक टीवी पे आ गए, टीवी एक्टर बन गए। क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस लगता है आपको इन सब चीज़ों में, और कौन से फील्ड आपको इजी लगता है, या आपका फेवरेट कौन सा है? इजी तो कुछ भी नहीं, मेरा फेवरेट तो थिएटर ही है शुरू से। रंगमंच मेरा पहला अफेक्शन, पहला प्यार कह लें। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं आता है। और फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, तो फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन जिम्मेदारियों को अवेल करें और उन जिम्मेदारियों को अवेल करने के लिए फिर उतने एफर्ट्स करें। तो रंगमंच आपको बहुत सिखाता है। लेकिन एक जो फाइनेंशियल थ्रोबैक, एक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो आप रंगमंच से जो सीखते हैं उन्हें बाहर की दुनिया में एक्सप्लोर करें। जैसे रेडियो में भी रहा, अब मैं एज एन एक्टर कर रहा हूँ, हम वेडिंग्स में मैं बहुत परफॉर्म करता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस जो स्टेज पे, किसी भी शो में स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस दिया रंगमंच नहीं।
मेजर डिफरेंस क्या है इन सब चीजों में? क्या ये चीजें किस तरह से अलग हैं? आपने आरजे भी रहे हैं, आप एंकरिंग भी करते हैं। सारी चीजें बहुत अलग अलग हैं। सिर्फ सबकी सोल एक है, वो है एंटरटेनमेंट। रंगमंच में भी आप दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, वहाँ बहुत रिच कंटेंट होता है, यहाँ बहुत वो साहित्यिक तौर पे आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। रेडियो में आप आ जाओ तो चूंकि संगीत प्रमुख है, म्यूजिक गाने उसमें प्रमुखता लिए होते हैं, तो आप म्यूजिक के साथ Music base है एंटरटेन उसका। करते हैं। आप टीवी फिल्मों की अगर बात करें तो वो माध्यम ऐसा है जिसके अंदर चूंकि जब एक टीवी चल रही होती है या कोई फिल्म पिक्चर हॉल में लगी हुई होती है, तो सामने जो दर्शक होते हैं वो हर तरह के होते हैं एक साथ। हम्म, उसमें छोटा बच्चा भी होगा, उसमें बड़े भी होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें पुरुष भी होंगे, बुजुर्ग भी उसमें होंगे। उसमें यंगस्टर्स भी होंगे, सब तरह की एज ग्रुप उस हॉल में बैठी होती है। तो एक फिल्म जो होती है वो एक ओवरऑल मसाला फिल्म होती है। उस फिल्म में बच्चों के लिए भी कुछ होता है, उस फिल्म में बड़ों के लिए भी कुछ होता है, उस हर फिल्म में जोन महिलाओं के के लिए, लिए हर कैटेगरी के लिए कुछ ना एक ही कुछ। फिल्म है, उस 1.5 घंटे में 2 घंटे में सारा मसाला होता है, तो उसका अपना एक अलग मजा है। और टीवी पर जो है वो जैसे, क्योंकि उसमें आपको टीवी पर जो है 15-16 घंटे रोज काम करना होता है। 100% कम से कम भी 12 से 14 घंटे की तो आपको शूटिंग करनी पड़ती है, फिर उसके और बाद आपका ट्रैवल आपने हो जो गया। सीरियल किया वो एक एपिक सीरियल था, जिसमें माइथो शो था costume और पूरा इतना सब रेडी होने में भी टाइम जाता था। बिल्कुल। तो हर रोज मुझे उसके तकरीबन साथ 2-2.5 घंटे। क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें फिर? बहुत कमाल का सर, कृष्णा ने तो इतना कंट्रीब्यूट किया है मेरी लाइफ में, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अभिनय को सीखना हो, चाहे इंडस्ट्री को सीखना हो, चाहे टीवी के फॉर्मेट को सीखना हो, उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हर रोज 2 घंटे मेकअप होता था, फिर हैवी कॉस्ट्यूम, क्योंकि मैं उसमें वॉरियर हूँ, वो पहन के आपको दिन भर शूटिंग करनी है, इतनी लाइट्स के बीच में आपको शूटिंग करनी है, फिर फाइट सीक्वेंसेस होते थे, फिर मतलब मैंने जिंदगी में कभी इतनी घुड़सवारी नहीं की जो कृष्णा सीरियल में करनी पड़ी। तो उसके लिए आपने स्पेशल ट्रेनिंग्स ली? हाँ, उसके लिए शो जब एग्रीमेंट हमने साइन कर लिए, जो एसेंशियल चीज़ें थी कैरेक्टर की वो पहले हमने, मुझे आज भी याद है, तकरीबन 1 महीना हम फिल्म सिटी में जो है वो घुड़सवारी सीखने जाया करते थे हर रोज सुबह 6 बजे। अच्छा। तो जो मेन कैरेक्टर थे शो के वो सब घुड़सवारी सीखने के लिए आते थे, कुछ एक को पहले से आती थी तो उनकी रिहर्स हो जाती थी, हमारे जैसे नौसिखियों ने घुड़सवारी सीख ली। तो बारीकियां सब सीखनी पड़ती है, बिल्कुल, सब सिखाई जाती है। तलवारबाजी सीखी, घुड़सवारी सीखी, थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाया क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। बिल्कुल। तो शो ने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और वो शो क्या, हर शो, मतलब आप कुछ भी करते हैं आप। उसके बाद मैंने राजस्थानी फिल्में की स्टेज एप्लीकेशंस के लिए, तो उन फिल्मों ने भी बहुत सिखाया। राजस्थान से बहुत दूर हो गया था, जब हमने गांव में फिर से एक बार जाके शूटिंग्स की विलेजेस में जाके, तो और राजस्थान के करीब भी आए हम लोग। अभी वो आपने देखी थी हाल ही में, रिसेंटली आपने जो ओटीटी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, जी हाँ, स्पेशली जो है राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में कंटेंट। सरपंच हमारी एक फिल्म आई थी, वेब सीरीज, बहुत कमाल की। मैं पहली वेब सीरीज तो नहीं कहूँगा, लेकिन राजस्थान हाँ, की पहली वेब सीरीज। हाँ वो मतलब कायदे से है तो राजस्थान की पहली वेब सीरीज है, क्योंकि एक तो राजस्थानी भाषा में उतना कंटेंट बनता नहीं है, फिर इस फॉर्मेट में नहीं बनता कि वो एपिसोडिक हो। 8 एपिसोड थे हमारे उस सीरीज के, जो एक साथ स्टेज ने रिलीज किए। तो कितना डिफरेंस होता है, एक नेशनल लेवल पर आप काम कर रहे हो सिनेमा, जहाँ पूरा देश आपको देख रहा है, एक आप रीजनल लैंग्वेज में कर रहे हो, क्या एक फर्क रहता है सोनम का, कि मजा ज्यादा किस में रहता है, अपनी भाषा का रहता है? देखिए, वैसे तो फर्क हर लिहाज से फर्क रहेगा। जो नेशनल लेवल के बड़े शोज होते हैं उनकी मेकिंग का प्रोसेस मेकिंग का वही है, सिर्फ सहूलियतों का फर्क पड़ जाता है। वहाँ थोड़ी सहूलियतें ज़्यादा होती हैं, आपको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती है, बड़ा क्रू होता है। जब आप रीजनल भाषा में करते हैं, पैसों को लेकर भी बहुत चीजें रहती हैं, बजट इशू हमेशा से रहा। राजस्थानी भाषा चूंकि इंडस्ट्री का उतना एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो पाया, अब तो खैर इतने माध्यम हो गए, अब आजकल तो राजस्थानी में इतना कंटेंट बन फिल्म भी करी थी एक, जो कि बहुत पॉपुलर रही, जो आपने करी थी, नैना रानी। हाँ, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, वो तो थिएटर रिलीज थी। पहला प्रोजेक्ट था आपका राजस्थानी? नहीं, मैं उससे पहले तो राजस्थानी का बहुत कंटेंट कर चुका था। उस जमाने में जब सीडी का जमाना था, 20 साल पहले, बहुत राजस्थानी फिल्मों की कथा बीट थी जाती। पहली फिल्म कौन सी थी राजस्थान में आपकी? राजस्थानी की पहली फिल्म मैंने की थी कथा वीर तेजा जी। कथा वीर तेजा जी हाँ। कितने दिन हमारे लोक देवता बनी थी फिल्म, कितने दिन में? उस जमाने में हमने, ये बात मैं 25 साल पहले की बता रहा हूँ आपको, करीब 2000।
अराउंड कुछ, हाँ, 2000 के करीब, 2001 या 2002 में, 22 साल हो गए इस बात को। वो फिल्म हमने की थी उस जमाने में, हमें 2 महीने लगे थे। 2 महीने में हमने वो फिल्म कंप्लीट की थी, क्योंकि उस जमाने में इतनी सहूलियतें नहीं होती थी। ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, अपनी खुद की गाड़ी से जाना, गाड़ी लेके जाते थे, शूटिंग करते थे, गाड़ियों पे सामान रख के वापस आते थे। लेकिन एक अभिनेता का जोश होता, और फिर वो विषय ऐसा था। तेजा जी चूंकि हमारे लोक देवता रहे हैं, उनके आशीर्वाद से इतनी एनर्जी रही 2 महीने, गर्मियों में, धूप में, मिट्टी में हम शूटिंग कर रहे हैं, गांव में करनी पड़ती थी गाँव में शूटिंग कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल चमत्कार ही था, बहुत आशीर्वाद रहा तेजा जी महाराज का। पहला वो प्रोजेक्ट था आपका राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी फिल्म जो थी, कितने पैसे मिले थे आपको उस पहले प्रोजेक्ट के लिए उस टाइम पे? उस जमाने में शायद कुछ, मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि कुछ 1000-1500 रुपए मिले थे 2 महीने के। 2 महीने, जी हाँ, सिर्फ 2 महीने के? हाँ, वो चूंकि फिल्म के लिए, फिल्म के लिए, इट वाज अ फिल्म, और फिल्म का 1000-1500 रुपए हमें मिले थे, क्योंकि इनिशियल डेज थे, शुरुआत थी। हमें भी एक अलग एनर्जी थी, एक उत्साह था काम करने का पैसों के लिए, तो यूं भी नहीं कर रहे थे हम लोग, फिल्म कर रहे थे, और उसमें भी मेन कैरेक्टर तेजा जी महाराज का मैंने तो निभाया। 2001 में करीब आपने जो है पहली राजस्थानी कंटेंट जो बेस्ड थी फिल्म करी उस जमाने में, और अब जो है ओटीटी का दौर बढ़ गया है, बिल्कुल रीजनल कंटेंट का अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है। अभी आपने बताया कि आपने पहली वेब सीरीज जो राजस्थान की वेब सीरीज है वो करी आपने ओटीटी पे, उसके लिए कितना मिला आपको, कुछ अगर आप बताना चाहें? मतलब 1000 गुना ज्यादा, अब आप जोड़ लीजिएगा। 1000 गुना ज्यादा। तो 1000 इंटू 1000 कर सकते हैं। तो फर्क तो आया ही है, क्योंकि कितना डिफरेंस हो गया टेक्निकल चीजों को बहुत बहुत बहुत। अब तो राजस्थान में भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स हो गए, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स आ गए हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन आ गए हैं। लेट जरूर हुए हैं हम लोग, तो अभी दूसरी भाषाओं में करने वाली है 100%। अब तो अच्छे अच्छे एक्टर फिर से राजस्थानी भाषा की तरफ रुख कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा में बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, देखना भी शुरू कर दिया। अब आप देखिए ना कि ये इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, ये पूरा दौर, और आज की तारीख में राजस्थानी भाषा के इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो अपना कंटेंट अपनी भाषा में पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे मारवाड़ी लोग बैठे हैं कर रहे हैं। माध्यम जरूर बदल गया, लेकिन मैं हम खुशकिस्मत है कि एक नए माध्यम के बहाने ही सही भाषा एक बार फिर से जो है वो रिकॉग्नाइज होने लगी, लोगों तक पहुंचने लगी, हमारा कल्चर लोगों तक पहुंचने लगा। चाहे वो जोक्स के बहाने ही पहुंच रहा है, हंसी मजाक के बहाने ही पहुंच रहा है, या जो अलग अलग तरह के जैसे फूड ब्लॉगर्स होते हैं वो, या ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, लोकल भाषा में जो है उसको पहुंचा रहे हैं, तो वो बढ़िया काम कर रहे हैं सब। तो ये कई सारे जो इन्फ्लुएंसर्स का दौर आया, आपको ये कंपटीशन लगता है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल एक अलग जोनर है, और वो लोग तो दबाव महसूस होता है कभी नहीं, मतलब पर्सनली हो सकता है कि किसी अभिनेता को होता हो, किसी एक्टर को होता हो, मुझे कभी ऐसा दबाव महसूस हुआ नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से 10 काम करते आया। मैं आज भी एज एन एक्टर भी करता हूँ, डबिंग्स भी करता हूँ, शादियों में नाचता भी हूँ, शादियों में गाता भी हूँ, शूटिंग्स भी करता हूँ, नाटक भी करता हूँ, तो मैं बहुत सारे काम एक साथ करता हूँ। कैसे करते हैं इतने सारे काम आप एक साथ, कैसे मैनेज हो पाता है? क्योंकि आपकी एक अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली है ना, माता पिता हैं, परिवार है पूरा। बताया कि आप मुंबई में एक पैर रहता है, जोधपुर में एक रहता है, ट्रैवल, मतलब अगर आपको कहते हैं ना कि हमेशा जीवन में हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमें मजा आ रहा हो, तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था और जिसमें मुझे मजा आता है। तो अब जब आपको किसी काम में मजा आता है, अब जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको इंटरव्यू लेने में मजा आता है, तो आप चाहेंगे तो 3 दिन तक इंटरव्यू लेते ही रहे, आप उठेंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि ये आपका पैशन है। इस तरीके के टॉक शो में लोगों से बातें करना या लोगों के बारे में लोगों तक पहुंचाना, वो एक पैशन जो है वो मोटिवेटेड रखता है 100% सर, करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बार तो ऐसा होता है कि हम 2-2, 3-3 रातें, 4-4 रातें सो नहीं पाते हैं, बिना खाए पिए सोए ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, हर एक शो में 3-3, 4-4 घंटे परफॉर्म करना,
जब शूटिंग करते हैं तब ऐसा होता है कि 12 घंटे शूटिंग करने के बाद उसी दिन अगर शाम को आपका कोई शो बुक है तो वहाँ भाग के जाके परफॉर्म करना है। बिल्कुल, तो तभी वो पता है जब आप, कमिटमेंट्स हैं और एक पैशन है कि यार ये काम तो करना ही है। बिल्कुल तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फिर बैलेंस हो पाती हैं फैमिली और अगर सब चीजें सब। कभी कभार गुपअप्स हो जाते हैं, हम्म, लेकिन वही है कि कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शिद्दत से करते हो तो कायनात जुड़ जाती है। बिल्कुल। शाहरुख खान साहब की फिल्म का एक डायलॉग है बहुत मशहूर कि पूरी कायनात उस काम को पूरा करने में जुड़ जाती है। तो हमारे साथ भी वही होता है, बहुत बार ऐसा लगता है चमत्कार हो रहा है। हम्म, मैं अभी कुछ दिनों पहले की बात बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली आई बुक 2 shows इन अ डे। हम्म, मुझे लगा एक आफ्टरनून का है, एक इवनिंग का है, चलो कर लेते हैं। हम्म, 2 से 5 एक जगह समय था और 8 बजे से लगा के रात 11 बजे तक एक जगह समय था। हम्म, तो जब मैं 2 बजे पहला शो करने के लिए पहुंचा तो पता चला थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो 2 के 3 बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई। 6 बजे वो शो चालू हुआ। अच्छा इतना लेट। हाँ, बहुत लेट हो गए। अब मिनिमम 3-3.5 घंटे परफॉर्म करना है आपको वहाँ पे, और अगला शो लाइंड अप है, वहां पे पहुंचना है आपको। तो मुझे अचानक से वहां से ख्याल आया कि मेरा पहला शो यहाँ बुक है, हम्म, अच्छा दूसरा शो कहाँ है, अच्छा दूसरा दूसरा शो उस वेन्यू पे, अच्छा वो तो पीछे गली में ही है। हम्म, फिर वहां मैंने इवेंट डायरेक्टर को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आई एम रियली वेरी सॉरी शैलेंद्र जी, हम लेट हो गए, हम अराउंड कुछ 10-11 बजे तक चालू कर पाएंगे। तो उस दिन लगा यार लकीली आज चलो बच तो गए। आज बच गए, क्योंकि आपके कमिटमेंट्स होते हैं, आपने पैसे ले रखे हैं, हम्म, तो आपको समय पे पहुंचना भी जरूरी है। हम्म, तो इस तरीके से चीजें अपने आप जो है वो बहुत बार जब आप मेहनत से जुड़ जाते हैं तो चीजें बन जाती है और जुड़ जाती है। बिल्कुल सर। तो जो सारी चीजें फिर इस तरह से बैलेंस हो पाती है कि बिल्कुल थोड़ा काम और थोड़ी फैमिली और इस तरह से ये सारी चीजें मैनेज हो पाती बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी समय मिलता है तो फिर पूरा समय फैमिली को देते हैं। हैं। जब भी छुट्टी का एक टाइम होता है या बिल्कुल। ऑफ टाइम होता है एक। तो फिर फैमिली को समय देना ही देना पड़ता है, आपकी ये तो मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल सर। सर आपने राजस्थानी में भी काम किया और बॉलीवुड में भी काम किया, सीरियल भी किया, सब काफ़ी सारी चीज़ें करी आपने। नेपोटिज्म बड़ा जो है हावी रहता है हर जगह। बॉलीवुड में तो खैर कुछ सुनने में आया दिन रहता है कि यार ज़्यादा है ये है वो है। तो आपको भी कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ा इन सब चीज़ों का। नहीं क्या सर, रहा देखिए आपके साथ? वैसे मैंने अभी तक कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट तो नहीं किया एज एन एक्टर, हम्म, रंगमंच को छोड़ दे तो फिल्म इंडस्ट्री में उसमें, बिकॉज अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ मैं। हम्म, लेकिन चूंकि मैं पुराना एक्टर हूँ, मैं पुराना आदमी हूँ फील्ड का, हम्म, बरसों से इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। हम्म, सो मुझे नेपोटिज्म कहीं, मुझे तो कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया, ना मुझे लगा हम्म, कि कहीं किसी तरह का नेपोटिज्म है। होता क्या है कि उसकी डेफिनेशन अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि आज कोई कहता है कि साहब के फलाने एक्टर के बेटे को ही चांस मिल गया, जी, तो वो चांस मिलने के पीछे के कारणों पे नहीं जाते हम लोग। चांस क्यों मिला, क्योंकि शुरू से ही उस बच्चे को भी उसी तरीके से तैयार किया गया बिल्कुल। कि आगे जाके जो है उसे एक्टर बनना है, ऑन एक्टर स्क्रीन आना बनना है। सो आप देखिए बड़े बड़े अभिनेता हमारे जो हैं, उनके बच्चों को स्कूल के साथ साथ बचपन से ही इंडस्ट्री की जो स्किल है, फिल्म मेकिंग, कोई फिल्म मेकिंग में जा रहा है, कोई डायरेक्शन में जा रहा है, कोई कहीं से अभिनय का कोर्स करने जा रहा है, वो वहीं से अपनी शुरुआत कर लेते हैं। तो वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, क्योंकि ये तय होता है कि आगे चल के उनको अपने पिता की या दादा की विरासत को संभालना है, या उनके पिताजी भी इंडस्ट्री में थे तो उन्हें भी वो करना है। आज जो बड़े डीओपी होते हैं, हमारे कैमरामैन होते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे बेटे का पोटेंशियल अगर कैमरामैन में उसका रुझान है कैमरे में, तो उसे वही शुरू से वैसे ही तैयार करते हैं। आगे जाके हाँ उसे सपोर्ट जरूर इतना तो मिलता ही, और वो मिलना लाजमी भी है कि भाई ये मेरी जान पहचान का है, तो एक बार मेरे बेटे को जरा देख लो। और अगर उसमें पोटेंशियल होता है कि नहीं वो अपने पिता की तरह अच्छा डीओपी है, तो काम मिलना लाजमी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो यही चीज है कि लोग शायद उस वर्ड के पीछे की चीजें नहीं देख पाते हाँ, उसके पीछे की तैयारियां नहीं देख कि पाते। अगर उसके पिता हैं वही हैं तो वो भी वही करेगा। आज उसका हम अगर कितने interest बड़े है और बड़े वो skilled बड़े है। बड़े एक्टर्स जो कि हमारे 90s के या 70s के जो एक्टर्स हैं, अब उनके बच्चे जो आज इंडस्ट्री में हैं, हम उनकी स्कूलिंग देखें या उनकी तैयारियां देखें, तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, ऐसा ही नहीं कि उठ क्योंकि के आ उनको गए। पहले तो माहौल ही वही मिला है। और सबसे बड़ी बात, घर में ही कहते हैं कि सबसे पहली पाठशाला हमारा घर होता है,
हमारी पहले स्कूल हमारे घर होते, जब वो घर में ही उनको उस तरीके का माहौल मिलता है, उनके घरों में वो बचपन से देखते हैं कि स्क्रिप्ट पे डिस्कशन चल रहा है, फिल्म मेकिंग पे डिस्कशन चल रहा है, प्रोडक्शन वर्क पे डिस्कशन चल रहा है। उनके पिताजी अगर अभिनेता है तो डबिंग पे जा रहे हैं, वो शूटिंग पे जा रहे हैं, तो गाजे बजाए बच्चे भी शूटिंग पे जाते होंगे, तो शूटिंग पे किस तरीके का माहौल होता है, कितने बजे पहुंचना पड़ता है, कैमरा फेस कैसे होता है, लाइट कैसे अवेल की जाती है, ये सब उनके खून में होता है। तो उन सबको ये सब चीजें पहले से तैयार होकर प्रिपेयर होकर आते हैं। बिल्कुल 100%। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि बहुत ही वाकई में कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। तो मुझे कभी नेपोटिज्म ने रिफ्लेक्ट नहीं किया। अगर मुझे कृष्णा मेरा कैरेक्टर मुझे मिला तो अभिनय के बेसिस में मिला, फिल्म मिली तो अभिनय के बेसिस में मिला। भविष्य में अगर कोई काम मिलेगा तो स्किल पे मिलेगा, सिर्फ जो स्किल पे है, टैलेंट है, जो बिल्कुल की एक्टिंग है, उसी के आधार पर जो है काम आप चाहते हैं। और मिलता है, सब लोगों को काम मिलता है सर। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने चैनल्स हो गए, इतना सोशल मीडिया हो गया है। आजकल के बच्चे तो खुद का बनाते हैं, खुद कमाते हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स हो गए, सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। तो अब तो किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं, बच्चे खुद का कंटेंट बनाते हैं, खुद चलाते हैं, किया और बिल्कुल कंटेंट बन जाता है। आजकल तो उससे रिफ्लेक्ट होने की या उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। सर सीरियल आपने बताया कि आपने 2 साल करीबन किया, 2 साल का वो एक्सपीरियंस क्या रहा? क्योंकि वहाँ पे भी कई बार ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि एक्टर के अगर थोड़े टेंट्रम बढ़ जाते हैं तो रिप्लेस कर दिया जाता है, या ओवर टाइम काम करवाया जाता है, पैसे नहीं मिलते हैं टाइम पर, और कई सारी ऐसी चीजें घटनाएं आए दिन अखबारों में वगैरह सुर्खियां। होता क्या है सर कि ये प्रतीक जी, ये एक मानवीय व्यवहार होता है, इससे ह्यूमन बिहेवियर। इसका एक बेसिक प्रोसेस क्या है अगर फिल्म सीरियल की अगर बात करें? देखिए, मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकता हूँ कि मैंने 2 साल शो किया, बहुत आराम से शूटिंग की, समय पे पैसे आ गए, दिन भर में जो ट्रीटमेंट एक एक्टर के साथ होता है, उसका खाना पीना, उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी, वो सब वहाँ पे मैनेज थी, मेंटेन थी। कभी किसी चीज की तकलीफ आई नहीं और आती भी नहीं। हमारे पास ये जो बाहर जो उदाहरण आते हैं ना, वो बहुत एक्सेप्शनल होते हैं। बाकी इतनी स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है, इतनी सिस्टमेटिक टीवी इंडस्ट्री है, स्टूडियो सेट है, कास्टिंग का प्रोसेस सेट है, शूटिंग शेड्यूल बिल्कुल सेट है, क्योंकि उनके करोड़ों अरबों रुपए लगे हैं, वो आपको लेट करेंगे भी नहीं। कल वापस आप ही को एज एन एक्टर उस कैरेक्टर को कंटिन्यू करना है, तो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि आपसे ओवर टाइम करवाओ, आप बीमार पड़ जाओ और अगले दिन शूटिंग नहीं कर पाओगे आप, तो आपका पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ एक जो हमारे सामने घटनाएं आती है या कुछ उदाहरण या किस्से कहानियां जो आते हैं, वो एक्सेप्शनल हो सकते हैं, उनकी परिस्थितियां अलग रही होंगी। उन परिस्थितियों पे जब हम गौर करेंगे तो फिर उसमें से एक रिजल्ट निकल के आएगा, अच्छा कारण ये रहा होगा। बाकी अगर यूं देखा जाए तो बहुत सिस्टमेटिक इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत सलीके से काम होता है, लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं हर एज ग्रुप में। अगर कुछ छोटे बच्चे भी अगर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, वो भी उतनी मेहनत से काम करते हैं, महिला वर्ग वो भी उतना मेहनत से काम करता है, पुरुष वर्ग वो भी उतना ईमानदारी से काम करता है, बहुत सिस्टमेटिक इंडस्ट्री है। सर सीरियल में क्योंकि डेडलाइंस बहुत होती हैं, रोज काम करना पड़ता है, 12 से 14 घंटे आप। बिल्कुल, टीवी का ये है कि हैक्टिक बहुत रहता है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो दौर चला गया। का दौर कैसे, मतलब कैसे फिर वो छुट्टी मिलती है? छुट्टी डेली सोप अगर आप कर रहे हो तो छुट्टी मुश्किल होती है। हो सकता है कि आपका सैटरडे या संडे ऑफ हो, एक आध छुट्टी तो होती है। मैनेज किया ये टाइम, क्योंकि आपने बताया कि छुट्टी बहुत मुश्किल। हाँ, टीवी जब मैं कर रहा था तो बस सिर्फ ये है कि फिर आप जब आप डेली सोप करते हो तो फिर दुनिया को भूल जाओ। आपको उससे कटना पड़ता है, एवरी डे शूटिंग पे जाना पड़ता है, आपका एक फिक्स रूटीन होता है। 6 बजे का कॉल टाइम है, कभी 9 बजे का कॉल टाइम है, कभी 12 बजे का कॉल टाइम है, कभी रात 9 बजे का कॉल टाइम है। जैसी कहानी आपके रात का शो की, रात को भी जाना पड़ता है, पूरी रात। अगर नाइट शिफ्ट है आपकी तो पूरी रात आपको शूट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आगे अगर मान लिया कोई फेस्टिवल आ रहा है जिसमें तकरीबन सब लोग छुट्टियों पर रहेंगे, 1-2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो हमें बैंक बना के रखना पड़ता है, तो डे नाइट शूट करते हैं ताकि बैंक बना के रखें। मान लिया दिवाली आ रही है, होली आ रही है, सब लोग फेस्टिवल पे जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे या छुट्टी मनाएंगे, सो बैंक बना के रखते हैं 2-3 एपिसोड्स की, तो उसकी तैयारियां पहले हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है और आपको उसका प्रोमो काटना है जो कि पूरे वीक चलेगा,
तो डे में आपने एपिसोड शूट किया, रात को आप प्रोमो शूट कर रहे हो, तो आपको उसके एडिशनल पैसे मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलते हैं, डबल शिफ्ट लगती है आपकी। तो बहुत सिस्टमेटिक है। हाँ, मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो तो इंडस्ट्री बहुत सिस्टमेटिक है। फिल्म में उतना टाइम लगता है, लेकिन फिल्म में भी 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन फिल्म का एक शेड्यूल फिक्स है, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, इतने दिन ही काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ज्यादा मजा किस में रहता है आपके हिसाब से? क्योंकि मैंने दोनों कर ली, मैंने फिल्म्स भी कर ली, टीवी भी कर लिया, डेली शो भी कर लिया फॉर्चुनेटली। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप मुझसे पूछेंगे तो अब मैं शायद भविष्य में कुछ सालों तक, तो अभी फिलहाल फिल्म करना प्रेफर करूंगा। मैं फिर से लाइक साल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए टीवी शो से बंधना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभी इन दिनों बहुत सारी जगह हाथ पांव मारे हुए हैं। तो वो सारे कमिटमेंट जो है वो अगर मैं टीवी पे लग जाऊं, फिर एक ही कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं कि सिर्फ टीवी करेंगे, तो टीवी वाले को फिर दूसरा टाइम नहीं मिलता, नहीं मिल पाता। तो अभी मेरा, जैसे मैंने अभी स्टेज के भी 2 शो किए, तो दोनों फिल्म्स ही की मैंने, उनकी वेब सीरीज ही की। और अगर कोई भविष्य में मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं फिल्म पे ही, और अभी कास्टिंग को भी मैं अप्रोच केवल फिल्म्स के लिए ही कर रहा हूँ, फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स पे ही ध्यान दे रहा हूँ कि कहीं लुक मैच हो जाए, कहीं से कोई अच्छा प्रोजेक्ट। और मेरा ये है कि मैं 1 साल में एक प्रोजेक्ट तो कर ही लेता हूँ। एक एक्टर को जो है फिटनेस का बड़ा ध्यान बहुत ध्यान रखना पड़ता है साहब, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 50 की उम्र में भी आपको 35 का दिखना जरूरी है। और मैंने आपके पुराने कुछ फोटोज देखे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, तो आप तब भी वैसे ही दिखते थे, आज भी वैसे ही दिख रहे हो। क्या इसका राज है? क्या आपके लिए इसका मंत्र क्या है? कैसे आप? मंत्र यही है सर कि कम खाओ। जैसे आज सुबह से, अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी बज गए हैं साहब 3 बज गए, मैं सुबह से मैंने कुछ बादाम खाई और 2 ग्लास जूस पिया है बस। तो उससे काम चल जाता है, मतलब हाँ, मतलब थोड़ा कम खाना पड़ता है। अच्छा, खा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि जैसे ही एक रूटीन में जिस तरीके से एक फूड हैबिट होती है आपका, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो उतना नहीं खा पाते हम लोग। लेकिन मेंटेन रहना पड़ता है, बहुत जरूरी है सर, उसके बिना तो सालों से आप अपने आप को उसके लिए मेंटेन रखता है। हाँ, मुझे याद है तकरीबन 20 सालों से मैं आई एम हैविंग द कांस्टेंट वेट 78, 80, 78, 80। मैंने 20 सालों से अपना एक वेट मेंटेन करके रखा। 80 अबाउ नहीं गया? नहीं, जाने भी नहीं देना, जाने भी नहीं। बिल्कुल सर, ये एक एक्टर की जो है लुक बड़ी मैटर करती है, बिल्कुल, कि स्टाइलिश होना चाहिए, लेकिन आप शुरू से जो है बाल्ड और वैसे रहे कि बगैर बालों के। बिल्कुल। इसका क्या कारण है बाल नहीं रखने का? जब रंगमंच के दौर में तो मेरे हरे भरे पूरे बाल थे, मैं पौनी बनाता था। बहुत लंबे बाल थे। मुझे याद है कि रेडियो से ठीक पहले जब थोड़ा सा हेयर लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि आप इतना मेकअप करते हैं, नाटकों में इतना मेकअप होता था, वो केमिकल और बहुत ज्यादा तो जब हेयर लॉस होने शुरू हो गए तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार पूरे बाल हटा लो ताकि ग्रोथ वापस बालों की आ जाएगी। वो तो मुझे याद है जब मैंने 2009 में किसी के कहने पे बाल हटाए और मैं नया नया रेडियो में आया ही था, तो हमारी जो एक्टिविटीज होती थी, इवेंट्स होती थी, वहां जब मैं चश्मा लगा के जाने लगा तो पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग कि यार ये लुक ज्यादा अच्छा लग रहा तेरे ऊपर। तो मैंने कहा कि ये बात मैं घर में कैसे समझाऊंगा। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि बाल रहना। तो जब मैं बाल रहना शुरू किया उस समय तक मेरे बाल आते थे, अच्छे खासे बाल थे, बट आई डिसाइडेड कि मुझे बाल्ड रहना है। तो आप जो है उसमें हल्की सी छोटी पोनी है, जो कहते हैं चोटी जो कहते हैं, जो आप, क्योंकि आप एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ तो ऐसा कल्चर, ऐसा रिवाज है कि वो रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे वो जो है, लेकिन बहुत मुश्किल से मैनेज किया, फिर धीरे धीरे फैमिली को भी समझ में आ गया कि अच्छा इसका काम जब इसी से काम मिल रहा है, इसी लुक से, तो फिर ठीक है, फिर क्या करना है। तो फिर मैंने उसके बाद बाल कभी नहीं रखे। और ट्रस्ट मी, लाइक एक एक्टर को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है जब बाल नहीं हो। तो मुझे भी इनिशियल डेज में हुई, लेकिन उसके बाद जब इस लुक की वजह से मुझे ज्यादा काम मिलने लगा, तो फिर अब अगर कोई कहता है कि यार चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ एक हेयर ऑयल मिलता है, तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं साहब मुझे नहीं जाना है क्योंकि अब इसी वजह से पैसे आ रहे हैं। हाँ, इसी वजह से पैसे आ रहे हैं।
इस लुक की वजह तब से से लुक एप्रिसिएशन कैरी हो गया, बिल्कुल। तो बहुत ये करेज का काम है, बहुत जिगर का काम है कि आपको आप बॉल्ड लुक को जो है वो कैरी करें। को कैरी करना है, तो इसको भी मेंटेन करना पड़ता है बहुत बहुत क्योंकि मेंटेन बाल करना थोड़े पड़ता तो है उगते ही है, सर। निकलते बिल्कुल हैं। आते ही हैं सर, बहुत मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस बहुत महंगी है। आमतौर पे कैसे कर पाते हैं आप ये? एक आदमी 2 महीने में एक बार बाल कटाता होगा या महीने में एक बार बाल कटवाता होगा, हमें हर रोज जो है वो हेड क्लीन करना होता है। हम्म, तो अब आदत पड़ गई। अब आदत पड़ गई, ये अब आदत पड़ रूटीन है, एक हिस्सा है गई, जीवन बिल्कुल। का। सर टीवी, सीरियल, फिल्म, आरजे, एंकरिंग, सिंगर, सारे ढेर सारे काम आप करते हैं, किए हैं। कुछ काम आप कर चुके हैं, कुछ काम और कर रहे हैं। कई लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं। बिल्कुल। जो अब तो जो है इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी जो आर्ट एंड कल्चर में है या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में या अभिनय इंडस्ट्री में काम करना चाहती है, अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी, में हमेशा ये कहता हूँ कि लगे रहें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने क्राफ्ट पे विश्वास रखें, क्राफ्ट को लेके तैयारियां पूरी रखें। क्या तैयारी करनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या अगर एक एक्टर को, एक एक्टर अगर अभिनय के फील्ड में आना चाहता है, उसे रंगमंच करना चाहिए, उसे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार हम लोग एक्टिंग को, अभिनय को क्या है कि बहुत ऐसा सतही तौर पे ले लेते हैं कि क्या है ये तो मैं भी कर लूँ, जबकि ये तो एक विषय है पूरा। और जिस तरीके से हम दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से इस विषय की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं, टीचर्स हैं, सिलेबस है। आप वहाँ से सीख के जब आते हैं और फिर जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं या मंच पर अभिनय करते हैं, तो वो उसमें अभिनय के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, वो नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा देखा जा रहा है कि आजकल जो जो पीढ़ी आ रही है, जो जनरेशन आ रही है, वो एक्टिंग की बजाय ज़्यादा सिक्स पैक एब्स और बॉडी लुक पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट एक्टिंग पे नहीं देते हैं उतना। एक सर्टेन ऑडियंस, एक टीजी को तो आप कैटर कर लेंगे जो आपके सिक्स पैक से इंस्पायर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कर देंगे, लेकिन मास के लिए और क्लास के लिए आपको अल्टीमेटली अभिनय तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई पिक्चर हॉल में आपका 500 रुपये का टिकट लेके फिल्म देखने जा रहा है, तो वो उसके वो वसूल होने चाहिए, वैसा उम्दा अभिनय होना चाहिए। या कोई आपका 500 रुपये का रिचार्ज करके या आपके किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्राइबर कोई है जो पैसे देके आपकी फिल्म देख रहा है, तो उसे वो लगना चाहिए। तो उसके लिए तो आपको इस अभिनय की पढ़ाई करनी पड़ेगी, शिद्दत से जीना पड़ेगा। जिस तरीके से हम एक इंजीनियर अपने प्लांट पे काम करता है, एक डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में जो शिद्दत के साथ ऑपरेशन करता है, एक कोई भी दुनिया का कोई भी काम फील्ड ले लें, जब जितना शिद्दत से, उतना ही शिद्दत से आपको अभिनय भी करना पड़ता है, क्योंकि ये तो विषय है, ये प्रोफाइल है, ये तो सब्जेक्ट है। ये तो यूथ के लिए आपने बताया कि यार ये किस तरह से तैयारी करनी है, और ये बिल्कुल आपका बेटा भी जो है बड़ा हो रहा है, आपके पिता ने तो ये कह दिया बेटा जो करना है करो, उन्होंने तो हर तरह से आपको सपोर्ट किया, आपने बताया। बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने बेटे को वैसे ही सपोर्ट करूंगा, वो चाहे जिस फील्ड में काम करना चाहे। लेकिन अब चूंकि एक नया दौर है, बिल्कुल नया दौर है, आजकल के बच्चे अगर वो अभिनय में भी आना चाहते हैं तो, लेकिन उनको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा, और वो स्मार्टनेस आपको देती है पढ़ाई। सो मैं चाहूंगा कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, जो और फिर उसके बाद, जी हाँ, क्योंकि आजकल के जो नए एक्टर्स आ रहे हैं वो इतने इंटेलेक्चुअल हैं, आप उनसे दुनिया के किसी भी विषय पर, सब्जेक्ट पर बात कीजिए, ऑफ कैमरा उनकी बातें सुनिए आप, उन्हें IT के बारे में पता है, पॉलिटिक्स के बारे में पता है, वाइल्ड लाइफ के बारे में पता है, उनको दुनिया के तमाम, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक्टर्स हैं। सो आजकल का एक्टर, आजकल क्या मतलब, उस दौर में भी एक्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी था, लेकिन आज के समय में और ज्यादा एसेंशियल हो गया। आप कैमरे पे, आप स्क्रीन पे, आप स्टेज पे उतने कॉन्फिडेंट तब लगेंगे जब आपने अपने क्राफ्ट के साथ साथ आपका एक जो बेसिक एजुकेशन है वो भी आपने पूरा कर रखा हो। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है कि आप बहुत जरूरी किसी है। भी, अगर आप खास तौर से जब एक्टिंग या म्यूजिक किसी इस तरह की इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, आजकल
पता चलता है कि फलाना म्यूजिक डायरेक्टर के 2 गाने हिट हो गए और कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर है। अजय साहब वो अचानक से म्यूजिक में आए कि नहीं, उन्हें म्यूजिक का शौक था, वो बेसिकली है तो इंजीनियर। अच्छा। फिर पता चलता है कि अरे यार ये तो कमाल के एक्टर हैं यार। हाँ। कि अच्छा है तो ये एक्टर, लेकिन इन्होंने एमबीबीएस कर रखी है। हाँ तो ऐसे तो आजकल एक बिल्कुल नया दौर है। अब आपका कंपटीशन उन उन ऐसे एक्टर्स से है जो कि अपने अभिनय के क्राफ्ट के साथ साथ अपना एक और किसी विषय में मास्टर मास्टरी लिख है। करके बैठे हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, बिल्कुल कोई सीए भी है, मैंने देखा। बिल्कुल 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 सर। मैनेजमेंट के बच्चे अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ाई पूरी करके और वो लोग जब आते हैं ना तो वो उतने सिंसियरिटी के साथ, उतने ग्रेस के साथ, उतने इंटेलेक्चुअलिटी के साथ आते हैं। तो अब आपको उनसे कॉम्पीट करना है। तो मैं तो पहले बेटे को अपना पूरा पढ़ाई करवाऊंगा, हाँ। फिर उसके बाद वो जहाँ जाना चाहे, जिस फील्ड में काम करना चाहे। तो उस आपके लिए तो एक ये था क्योंकि आपके पिताजी सिर्फ थिएटर करते थे, लेकिन बिल्कुल। अब आपके बच्चे के लिए ये है कि यार मेरे पापा ने तो जो है आर्जिंग भी करी है, हाँ, थोड़ा सा भी उसके करी है, लिए उसके बाद मल्टीपल उसके चॉइसेस। बाद मल्टीपल चॉइसेस हैं और मैं घर से उसको सिखाना, अभी तो वो बहुत छोटा है और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से थोड़ा सा ढंग से चलना, बोलना, खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड स्कूलिंग घर से ही शुरू कर दूंगा। एक्टिंग सिखाना, एक्टिंग की बारीकियां जो होती हैं, स्टेज की बारीकियां हाँ, जो स्टेज की बारीकियां जो होती है, कंटेंट की बारीकियां, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि कैसे आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन आज की दुनिया इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। इफ यू आर हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, you can win, you can like win the every battle। आप कहीं भी चले जाएं, आपको आप बात करने में, अगर आप बात करने हुए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। बॉलीवुड में आपने काम किया, बॉम्बे में रहकर काम किया, आपका फेवरेट एक्टर, आपकी मेरे फेवरेट इंस्पिरेशन एक्टर बॉलीवुड में तो से? बहुत सारे एक्टर हैं। तो हमने कहीं सुना था आप सलमान के बड़े फैन हैं, ये सही है बात? सलमान खान सर का मैं वाकई में फैन हूँ। उनका मुझे एटीट्यूड, उनका स्टाइल वो बहुत पसंद है। बिकॉज एक हीरो की जो छवि होती है वो बिल्कुल वो कंप्लीट करते हैं सलमान खान साहब। क्योंकि देखिए, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड एन हीरो। सो वो हमारे हीरो हैं। सो मैं हमेशा से उनका फैन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका स्टाइलिंग, उनके बोलने चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और यूँ मेरे बहुत सारे फेवरेट एक्टर हैं। मेरे फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। नासिर साहब मेरे फेवरेट एक्टर हैं। फिर उसके बाद अभी इन दिनों पंकज त्रिपाठी, पंकज सर मेरे बहुत फेवरेट हैं। उनके शोज ओटीटी के किंग बन चुके हैं जो हाँ, आजकल। वो मेरे फेवरेट हैं। मिला अमिताभ बच्चन। आप किसी से मिले हैं इनमें से? हाँ, नहीं, मैं पंकज त्रिपाठी जी से तो नहीं मिला। यूँ तो बहुत सारे एक्टर्स से मिल चुका हूँ। कृष्णा कर रहा था तब भी इतने एक्टर्स हमारे आते थे, फिल्म की तब भी साथी इतने कलाकार actors थे कृष्णा सीरियल के टाइम पे। So, तो मनीष वाधवा जी थे जो हमारे कंस का कैरेक्टर कर रहे थे, बहुत कमाल के एक्टर हैं मनीष जी। तो मेरे बहुत उनके सारे साथ favorite कैसा actors रहा आपका? और बहुत ही बड़े, वो तो बहुत ही डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छा एक्टर हैं और सीनियर एक्टर हैं। बहुत टीवी में बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, लेकिन कभी उन्होंने एक दिन या एक मिनट के लिए भी नहीं लगने दिया कि मैं नया एक्टर हूँ। इट्स माई फर्स्ट ब्रेक इतना बड़ा कि मैं एक नया एक्टर सेट पे, उन्होंने कभी ऐसा लगने ही नहीं। एक एक्टर जब सेट पे जाता है, दिन पहला होता है कि यार आज ये करना है, जब वो पहली फर्स्ट टाइम जब जाता है तो क्या नर्वसनेस और वो सब रहता हाँ, है? मेरे साथ तो बहुत कमाल का इंसिडेंट रहा। मुझे लुक टेस्ट के लिए एक दिन पहले बुला लिया गया था स्टूडियो इवनिंग में। तो मैं फाइनल लुक टेस्ट के लिए गया हुआ था। लुक टेस्ट हो गया, कर गया, सब कुछ हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई, क्रिएटिव टीम ने लुक अप्रूवल भी कर दिया। तब तक भी मुझे विश्वास नहीं था कि मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे आज भी याद है। हाँ। रात भर सोचता रहा, सुबह जल्दी उठ गया। मलाड़ में मैं रहता हूँ, वहाँ से राजिब स्टूडियो नायगांव पहुँचना, पूरे रास्ते तक भी मुझे ये विश्वास नहीं था। मुझे बहुत दिनों बाद विश्वास हुआ कि अच्छा मैं कर रहा हूँ। जब वो पहला एपिसोड शूट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, टीवी पे आ गया, तब मुझे पता चला कि अच्छा मैं कर रहा हूँ। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है और हर एक्टर के साथ होता है। जब आप पहला ब्रेक जब आपको मिलता है, पहली बार जब आप टीवी पे जाते तो पहली बार आप जब स्क्रीन पे आए थे? बिल्कुल। यूँ तो उससे पहले मैंने बहुत सारे टीवी शोज उससे पहले मैं दूरदर्शन में कर चुका था।
तो दूरदर्शन मैंने पे जब राजस्थानी फिल्में बहुत कर ली थी, लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद, रेडियो के ब्रेक के बाद फिर से जब मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे फिर से एज एन एक्टर करना है, मैं बॉम्बे पहुंच गया पूरी तैयारी के साथ। और जब आपको पहला ब्रेक मिलता है और जब आप पहली बार वापस स्क्रीन पे नजर आते हो एक लंबे अरसे बाद, क्या रिएक्शन था आपकी मदर का जब बहुत सालों बाद उन्होंने वापस आपको मदर ने तो मुझे पहचाना ही नहीं बहुत देर तक। तो मुझे याद है कि 2-3 एपिसोड देखने के बाद उन लोगों ने पहचाना कि अच्छा ये मैं हूँ, क्योंकि माइथो शो में आपके बियर्ड थी, वो मेरा लुक हाँ, look वैसा था, अक्रूर का लुक ऐसा था कि उन्होंने बहुत दिनों बाद पहचाना मुझे। सो दे वर वेरी हैप्पी, और उन्हें पता ही था कि ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। बिल्कुल, माँ को पता होता है। उन्हें पता था कि ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा अपने साथ। वाइफ का किस तरह से रिएक्शन था? बहुत ही क्या बढ़िया, वो तो support? बहुत सपोर्टिव रही शुरू से ही। लाइक मेरा जब डिसीजन हुआ कि मुझे वापस बॉम्बे जाना है, मैं अभी फिलहाल अकेला जाऊंगा, तब भी उसने बहुत सपोर्ट किया। आज तक जब से लाइक कितने साल हो गए सर शादी को आपके? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो बहुत सपोर्टिव 10 साल से एक पिलर की तरह 100% पूरे घर को संभाले हुए है, अब बेटे को संभाल रही है। तो ये एक होता है, कोई ना कोई आपके साथ हो जो बाकी चीजें संभाल रहा है, तभी आप इस इंडस्ट्री में जो थोड़ा मुश्किल रहता होगा क्योंकि आप वहाँ और मैं हाँ, ये मुश्किल तो होता है, लेकिन ओवरकम कर लेते हैं। जब कोई काम नहीं होता है तो फिर शॉपिंग बड़ी वाली करवा देता हूँ। ये सबके साथ है। तो फिर थोड़ा ओवरकम हो जाता है, वो गुस्सा आया, वो सब चीजें। तो ये इस तरह से जो है पूरी लाइफ अभी तक रही है, बैलेंस इस तरह से आपने बनाया है। बिल्कुल सर। और आपने जैसा बताया आप जल्दी एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एक बड़ा अच्छा शो आने वाला है, शो आने वाला है, रिलीज होने को है। फिंगर क्रॉस कि वो जल्दी से रिलीज हो जाए और तो कुछ चीजें आगे बढ़े। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू प्रतीक और सर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जनता है आज जिन्होंने आपको सुना है, जी हाँ, तो बहुत कुछ उनको भी आपके बारे में नई नई चीजें जानने को मिली होंगी। वो दैट इज क्रेडिट गोज टू यू कि आपके माध्यम से मैंने बहुत सुना है द प्रतीक शो के बारे में, और मेरी डिजायर भी थी कि कब आपका फोन आए और कब मैं आपके साथ जो बातें करूं। ये आपका बड़प्पन है कि मैंने जस्ट एक मैसेज गया सर को कि सर मुझे ये करना है। नहीं, हमेशा जोधपुर से जब भी मुझे कोई फोन आता है, मैं आज भी आप विश्वास नहीं करेंगे कि जोधपुर से अगर कोई फोन आ गया तो आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि मैं खुद भी इसी शहर में दौर से इसी शहर से बड़ा हुआ हूँ। जो कुछ भी सीखा किया वो सब यहीं हुआ है। तो मेरी प्रायोरिटी बनती है कि जब मेरे साथ वालों का फोन जोधपुर से आता है तो फिर मेरे लिए तो हमें भी सर बहुत कुछ आपसे जानकारियाँ मिली, सीखने को मिला, और पता चला कि किस तरह से जो एक अगर कोशिश की जाए, पैशनेट हो, मेहनत की जाए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम उम्मीद है कि हम जल्दी एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सर।